लास्ट वीडियो में क्लास है साइंस चैप्टर 3 धातु एवं अधातु में हमने पार्ट 2 तक डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी धातुओं की एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें धातुओं को उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में लिखा जाता है। तो ये ना कुछ धातुएं हैं जिनको इनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में लिखा गया है। ऊपर वाली धातुएं अधिक अभिक्रियाशील है, नीचे की ओर आने पर अभिक्रियाशीलता घटती है, और जैसे हम श्रेणी में नीचे की ओर आ जाते हैं तो अभिक्रियाशीलता बिल्कुल कम हो जाती है। तो इस श्रेणी में इन धातुओं को उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में लिखा गया है। तो ये जो है धातु एक सक्रियता श्रेणी बना रही है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण। तो क्या होते हैं धातुओं के रासायनिक गुण? तो अगर बात करें धातुओं के रासायनिक गुण की, तो धातुओं के रासायनिक गुण का मतलब है कि धातुएं किसी दूसरे पदार्थ से किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं। धातुओं के इस प्रकार के गुण को कहते हैं रासायनिक गुण। ठीक है, तो धातुओं के रासायनिक गुण में धातुओं का पहला रासायनिक गुण है नंबर 1, वायु से अभिक्रिया। तो क्या होता है जब धातुओं की अभिक्रिया वायु से कराई जाती है? तो धातुओं की अभिक्रिया वायु से कराने पर धातुएं पूरी की पूरी वायु से अभिक्रिया नहीं करती, सिर्फ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं। और जब धातुएं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। लेकिन जब धातुओं की अभिक्रिया हम वायु की ऑक्सीजन से कराते हैं, तो क्योंकि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है, तो सभी धातुएं ऑक्सीजन से अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया करती हैं। कुछ तीव्र अभिक्रिया करती हैं जबकि कुछ की अभिक्रिया मंद होती है, और कुछ धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया ही नहीं करती हैं। तो जब हम धातु की अभिक्रिया वायु से कराते हैं, जब धातु की अभिक्रिया वायु से कराई जाती है, तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो धातु की अभिक्रिया जब हम कराते हैं वायु से, तो धातु वायु की सिर्फ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं, और धातुएं वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाती हैं धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, जब हम पोटेशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K2O। इस अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं क्योंकि यहां पर एक ऑक्सीजन है और यहां 2 ऑक्सीजन है, तो यहां पर 2 ऑक्सीजन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जब 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 पोटेशियम, तो यहां पर भी हम 4 से गुणा कर देंगे। अब यहां पर भी 4 पोटेशियम हो गए हैं। तो ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल है। इसी तरह से हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि सोडियम की अभिक्रिया जो वायु की ऑक्सीजन से कराते हैं, तो सोडियम वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता है Na2O। इस अभिक्रिया को भी इसी तरह से संतुलित करेंगे। 2 ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 सोडियम के लिए यहाँ पर हम 4 से गुणा कर देंगे। तो इस तरह से ना धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये जो था ये पहला रासायनिक गुण था धातु का। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे धातु का दूसरा रासायनिक। तो धातुओं का दूसरा रासायनिक गुण है नंबर 2, जल से अभिक्रिया। तो देख लेते हैं क्या होता है जब धातुओं की अभिक्रिया जल से कराई जाती है। तो जब धातुओं की अभिक्रिया जल से कराई जाती है, तो क्योंकि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है, तो इसलिए सभी धातुएं जल से भिन्न भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करती हैं।
कुछ धातुएं जो अधिक अभिक्रियाशील होती हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके दो चीजें बनाती हैं, धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्योंकि वो अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं तो ये अभिक्रिया इतनी तीव्र अभिक्रिया करती है कि अभिक्रिया में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जबकि कुछ धातुओं की जब जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं और उस अभिक्रिया में केवल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जब किसी धातु की अभिक्रिया जल से कराई जाती है, जब धातु की अभिक्रिया जल से कराई जाती है तो धातुएं धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करती है। तो धातुओं की अभिक्रिया जल से कराने पर दो तरह की चीजें बन सकती हैं, धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड। मतलब अगर हमारे पास कोई धातु है और उसकी अभिक्रिया हम जल से करा रहे हैं तो एक तो यह हो सकता है कि धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाए, और जब धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा तो इसके साथ साथ जो है ना हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होती है, और क्योंकि ये अभिक्रिया बहुत ज्यादा तीव्र होती है तो इसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब हम धातु की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, धातु ऑक्साइड, और इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में जो है ना इस पूरी सक्रियता प्रणाली को जो है 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु सोडियम और पोटेशियम। तो जब हम सोडियम और पोटेशियम की जल से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम और पोटेशियम जो है ना ये धातु है ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर लेती है। लेकिन जब हम कैल्शियम की अभिक्रिया कराते हैं जल से तो कैल्शियम जो है ठंडे जल से अभिक्रिया करता है, लेकिन एक चीज और होती है, ये जो ना जल पर तैरने लगता है, तैरता है। क्योंकि ऐसा होता है जब सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल से अभिक्रिया करती है तो ये धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है, और धातु हाइड्रोक्साइड बनने के साथ साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। लेकिन जब कैल्शियम की अभिक्रिया हम कराते हैं ठंडे जल से तो कैल्शियम जो है ठंडे जल से अभिक्रिया तो करता है, लेकिन इसकी सतह पर जो है ना धातु हाइड्रोक्साइड के बुलबुले आकर चिपक जाते हैं, जिससे धातु की जल की सतह पर तैरने लगता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम। तो जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो मैग्नीशियम जो है ना ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है, मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है गर्म जल से, और जब मैग्नीशियम गर्म जल से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के बुलबुले आकर चिपक जाते हैं, जिससे मैग्नीशियम भी जो ना जल में तैरने लगता है। मतलब ये भी एक ऐसी धातु है जो जल से अभिक्रिया करके जल की सतह पर तैरती है, और साथ साथ जो है ना ये ठंडे जल से अभिक्रिया न करके गर्म जल से अभिक्रिया करती है। अब इसकी बात करें अगर हम बात आगे वाली धातुओं की, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये जो आगे वाली धातुएं हैं ये ऐसी धातुएं हैं जो जल से ना तो ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं ना ही गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं। ये जल अभिक्रिया करती हैं जल की भाप से, मींस ये वाष्प से अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, मतलब जब हम एल्यूमिनियम, जिंक या आयरन की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो ये ना तो ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं ना ही गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं, ये केवल जल की वाष्प से अभिक्रिया करती है। ठीक है ना। और अगर हम नीचे वाली धातुओं की बात करें तो ये धातु इतनी कम अभिक्रियाशील होती है कि ये किसी ना तो जल से ठंडे जल से अभिक्रिया करती है ना ही गर्म जल से, और ना ही ये जल की वाष्प से अभिक्रिया करती है। क्लियर हो गया इतना। तो अगर हम बात करें जल की वाष्प से अभिक्रिया करने वाली धातुओं की, तो एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ये जल की वाष्प से अभिक्रिया करती है, लेकिन इनमें आयरन जो है ना एक ऐसी धातु है इसकी जो जल की वाष्प से अभिक्रिया है ना, जल की वाष्प, ये जो है बहुत सारी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या होता है जब आयरन की अभिक्रिया जल की वाष्प से कराते हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो पहले जो है ना हम बात कर लेते हैं पोटेशियम और सोडियम की। ठीक है ना।
तो जब पोटेशियम या सोडियम की अभिक्रिया हम जल से कराते हैं, फर्स्ट पॉइंट, तो पोटेशियम जल से अभिक्रिया करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और ऊष्मा निकलती है। इसी तरह से अगर हम सोडियम की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। और सोडियम और पोटेशियम ये दोनों की दोनों ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेती हैं। अब अगर बात करें हम कैल्शियम की, सेकंड पॉइंट, जब कैल्शियम की अभिक्रिया जल से कराई जाती है तो कैल्शियम जो है ठंडे जल से अभिक्रिया तो करता है और जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और इस अभिक्रिया में जो है कैल्शियम की अभिक्रिया जल से कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब ये उत्पन्न हुई हाइड्रोजन गैस जो है बुलबुले के रूप में कैल्शियम की सतह पर आकर चिपक जाती है, जिससे बुलबुले जो है ना कैल्शियम धातु को ऊपर उठाते हैं और ये जल के ऊपर तैरने लगती है। तो कैल्शियम एक ऐसी धातु है, ये ठंडे जल से अभिक्रिया तो करती है लेकिन जल की सतह पर तैरती है क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इसकी सतह पर आकर चिपक जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, जब हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो मैग्नीशियम जो है ना ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता, ये अभिक्रिया करता है गर्म जल से। तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया गर्म जल से कराने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। और साथ साथ क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ये बुलबुले के रूप में मैग्नीशियम की सतह पर आकर चिपक जाती है, जिससे ये बुलबुले मैग्नीशियम को ऊपर उठाने लगते हैं और मैग्नीशियम भी जल की सतह पर तैरने लगती है। तो मैग्नीशियम जो है ना गर्म जल से अभिक्रिया करेगी और साथ साथ ये जल की सतह पर तैरने लगती है। ठीक है, तैरता है मैग्नीशियम भी। इसके बाद नेक्स्ट आगे फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या होता है जब हम एल्यूमिनियम, जिंक या आयरन इन सब की अभिक्रिया हम जल से कराते हैं, फोर्थ पॉइंट है। तो जब हम एल्यूमिनियम की अभिक्रिया जल से कराएंगे H2O से तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। फिफ्थ, जब हम जिंक की अभिक्रिया जल से कराएंगे H2O से तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। और इसी तरह से जब हम आयरन की अभिक्रिया जल की वाष्प से कराते हैं तो इसमें जो है आयरन ऑक्साइड Fe3O4 प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। क्वेश्चन में एग्जाम में बहुत सारी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, क्या होता है जब आयरन की अभिक्रिया जल की वाष्प से कराई जाती है, मींस आयरन जल की भाप से अभिक्रिया करता है। तो ये जो ना आयरन की जल के साथ भाप से अभिक्रिया है, तो जब आयरन लोहा जल की भाप से अभिक्रिया करता है वाष्प से तो आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जिस तरह से एग्जाम में ये अभिक्रिया आ चुकी है तो बाकी की और अभिक्रिया भी पूछी जा सकती है। फिलहाल ये वाली अभिक्रिया बहुत सारी आ चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट। तो नीचे वाली जो धातुएं हैं ये इतनी कम अभिक्रियाशील होती हैं जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, ये जल से अभिक्रिया नहीं करती, मतलब जब हम इनकी अभिक्रिया जल से कराते हैं ना तो कोई अभिक्रिया नहीं होती। तो ये जो है दूसरा पॉइंट था रासायनिक गुणों का। अब इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है तीसरा रासायनिक गुण है धातुओं का अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो देख लेते हैं क्या होता है जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं। तो हमेशा की तरह सभी धातुएं अम्लों से समान प्रकार से अभिक्रिया नहीं करती हैं
और ना ही सारे के सारे अम्ल धातुओं से एक ही प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। लेकिन अधिकांशतः ऐसा होता है कि जब धातुओं की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तो धातुओं की अभिक्रिया अम्ल से कराने पर लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है ना। जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारी बार पूछा जा चुका है कि क्या होता है जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है। तो जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। क्वेश्चन में जो है 3 पॉइंट्स पूछे जाते हैं। क्या होता है जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से होती है, तो धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराने पर उत्पन्न गैस का नाम लिखिए और इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो जब हम धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराने पर लवण के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो गैस का नाम तो हाइड्रोजन गैस है। लेकिन अगर हम इस गैस की उपस्थिति की जांच करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो हाइड्रोजन जो है ना एक ऐसी गैस है जो ज्वलनशील है, ये चीजों को जलाने में सहायता करती है। तो अगर मान लो हम किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल से करा रहे हैं, हम मान लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मान लेते हैं हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर में हमने HCl ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसमें हम कोई धातु डाल देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं धातु डाल लेते हैं जिंक। तो जब जिंक की अभिक्रिया HCl से कराएंगे तो एक लवण बनेगा ZlCl2 और हाइड्रोजन गैस बनेगी। और जब कभी भी गैस बनती है तो गैस हमेशा ऊपर की ओर गति करती है। तो अगर हम यहां पर एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर आएंगे तो जलती हुई मोमबत्ती ना और ज्यादा भड़क कर जलने लगेगी। और जब आग भड़क कर जलती है तो ध्वनि उत्पन्न करती है। तो अगर हम बीकर के पास जहां हाइड्रोजन गैस निकल रही हो जलती हुई मोमबत्ती लेकर आएंगे तो मोमबत्ती जो है ना और ज्यादा भड़क कर जलने लगेगी, जो इस बात की पुष्टि करती है कि बीकर से जो है ना हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या होता है जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है। तो धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराने पर लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। और क्वेश्चन आता है कि उत्पन्न गैस का नाम लिखिए। तो उत्पन्न गैस है हाइड्रोजन गैस। और अगर हमें इस गैस की उपस्थिति की जांच करनी है, पुष्टि करनी है, तो हम गैस के बीकर के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर आएंगे और मोमबत्ती अगर भड़क कर जलने लगती है तो इसका मतलब जो गैस उत्पन्न हो रही है ना वो एक हाइड्रोजन गैस है। ठीक है ना। तो देख लेते हैं। तो जब हम धातु की अभिक्रिया किसी अम्ल से कराते हैं तो दो चीजें बनती हैं, एक तो प्राप्त होता है लवण और दूसरा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। फर्स्ट, जैसे कि धातु में ले लेते हैं जिंक। जब इसकी अभिक्रिया हम अम्ल जैसे Cl से कराते हैं तो ZnCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो जाती है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि Mg। जब हम Mg की अभिक्रिया H2SO4 से कराते हैं, H2SO4 भी एक अम्ल है, तो MgSO4 प्राप्त होता है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। तो ये कुछ धातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया के एग्जांपल्स हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि सक्रियता श्रेणी में सभी धातुएं समान प्रकार से अभिक्रिया नहीं करती। तो जब हम धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं ना, तो धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराने पर सभी अभिक्रियाएं समान रूप से नहीं होती हैं। ठीक उसी तरह से जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराते हैं तो भिन्न भिन्न अम्ल भी धातुओं से भिन्न भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है ना। सभी धातुएं अम्लों के साथ समान प्रकार से अभिक्रिया नहीं करती हैं। जैसे कि कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। जब हम धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो मोस्टली ऐसा होता है, अधिकांशतः धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराने पर लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन जब हम तनु नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु से कराते हैं, धातु की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल से कराने पर तनु नाइट्रिक अम्ल से कराने पर
हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती है। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट, मैग्नीशियम तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। थर्ड पॉइंट है, कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो ये जो ना धातु और अम्लों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। जब हम धातु की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, तो वैसे तो धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, लेकिन धातु की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती है। जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, तो सभी धातुओं में मैग्नीशियम एक ऐसी धातु है जो तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। कॉपर धातु की अभिक्रिया अगर हम तनु HCl से कराते हैं, तो कॉपर तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रासायनिक गुण है नंबर 4। तो फोर्थ रासायनिक गुण है लवण के विलयन से अभिक्रिया। तो जब हम किसी धातु की अभिक्रिया किसी अन्य धातु के लवण के विलयन से कराते हैं, तो ऐसी धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में किसी अन्य धातु से ऊपर होती हैं, वो उस धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। मतलब जब धातु की अभिक्रिया लवण के विलयन से कराते हैं ना, तो ये डिपेंड करता है अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, इस बात पर निर्भर करता है कि जिस धातु की अभिक्रिया हम लवण के विलयन से करा रहे हैं, लवण के विलयन में उपस्थित धातु उस धातु से सक्रियता श्रेणी में ऊपर है या नीचे है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से होगा। जब किसी धातु की अभिक्रिया अन्य धातु के लवण के विलयन से कराते हैं, तो वह धातु जो सक्रियता श्रेणी में अन्य धातु से ऊपर होती है, वह उस धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। तो जब हम किसी धातु की अभिक्रिया, मान लेते हैं हमारे पास एक धातु है धातु A, और इसकी अभिक्रिया हम कर रहे हैं किसी अन्य धातु
के लवण के विलयन से धातु बी का विलयन। तो अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, जब हम किसी धातु की अभिक्रिया किसी अन्य धातु के लवण के विलयन से कराते हैं, तो अगर ये धातु ए बी से सगिरता श्रेणी में ऊपर है तो ये क्या करेगी, ए को इस विलयन से विस्थापित कर देगी, सॉरी बी को ए जो है ना इसके विलयन से विस्थापित कर देगी, और अब ये जो विलयन होगा ना ये बन जाएगा ए का विलयन। तो इसके लिए हम ना दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकेंड। मान लेते हैं हम जिंक की अभिक्रिया करा रहे हैं कॉपर सल्फेट से, और दूसरी हम कॉपर की अभिक्रिया करा रहे हैं जिंक सल्फेट से। तो देख लेते हैं दोनों स्थिति में क्या होता है। तो यहाँ पर ये जो धातु ए है ये है जिंक, और बी धातु के स्थान पर है कॉपर। तो हम देख लेते हैं कि जिंक और कॉपर में सगिरता श्रेणी में कौन ऊपर है। तो जब हम सगिरता श्रेणी में ध्यान देते हैं तो जिंक यहाँ पर आता है और कॉपर थोड़ा नीचे आता है, क्योंकि जिंक जो है सगिरता श्रेणी में कॉपर से ऊपर है और ऊपर वाली धातु अधिक अभिक्रियाशील है। तो जिंक क्या करता है, कॉपर को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। तो जब हम जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो जिंक कॉपर सल्फेट में कॉपर को उसके विलयन से अलग कर देगा और उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ बन जाएगा ZnSO4। मतलब जिंक ने कॉपर को तो विस्थापित कर दिया और उसका स्थान ग्रहण कर लिया। लेकिन जब हम कॉपर की अभिक्रिया जिंक सल्फेट से कराते हैं तो क्योंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है, तो इसलिए कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता और बीकर में कोई अभिक्रिया नहीं होती है, कोई अभिक्रिया नहीं। ठीक है। इसके बाद धातुओं के रासायनिक गुणों में नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5, अधातुओं से अभिक्रिया। तो इस पॉइंट से पहले ना हम पहले धातु और अधातु के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। धातु जिनमें धातुओं के गुणधर्म पाए जाते हैं जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अधातु जैसे जिनमें अधातुओं के गुणधर्म पाए जाते हैं जैसे कि हम ले सकते हैं क्लोरीन, ऑक्सीजन और हम ले सकते हैं नाइट्रोजन। तो यहाँ पर हमने कुछ धातु ले ली है, वहां पर हमने कुछ अधातु ले ली है। धातुओं में सोडियम की जो संयोजकता होती है वो होती है +1, मैग्नीशियम की संयोजकता +2 और एल्यूमिनियम की संयोजकता +3। क्लोरीन की संयोजकता -1, ऑक्सीजन की संयोजकता -2 और नाइट्रोजन की संयोजकता होती है -3। अगर हम इन सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखेंगे जैसे कि Na सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1। तो सोडियम की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम होता है 12, 2,8,2, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम होता है 13, 2,8,3, अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन होता है 17, 17, 2,8,7, अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन होता है 8, 2,6, लास्ट कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन होता है 7, 2,5, अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमने कुछ धातुएं ले ली हैं जैसे कि ऊपर वाली 3 जो है धातुएं हैं और नीचे वाली 3 अधातुएं हैं, और हमें एक धातु की अभिक्रिया धातु से करानी है। तो जब धातु की अभिक्रिया धातु से कराते हैं तो धातु की अभिक्रिया धातु से कराने पर धातुएं और अधातुएं अष्टक नियम का पालन करती हैं। अब ये अष्टक नियम क्या है पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब हम किसी धातु की अभिक्रिया अधातु से कराते हैं तो धातु अधातु से अभिक्रिया करते समय अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करती है। इसी प्रकार अधातु भी अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करती है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे होता है। तो हम इनमें से ना कोई दो धातु, एक धातु ले लेते हैं और एक अधातु। धातु जैसे कि सोडियम, अधातु जैसे कि क्लोरीन। ठीक है ना।
तो धातु तो हम ले लेते हैं सोडियम, अधातु ले लेते हैं क्लोरीन। सोडियम के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन Cl के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 2, 4, 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन। अष्टक नियम के अनुसार हर एक तत्व अपने संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया करता है तो वो अष्टक नियम का पालन करता है, मतलब अपने संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। ठीक है ना। तो जैसे सोडियम की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए? 7, क्योंकि 8 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7। जबकि क्लोरीन के पास अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसे कक्षा पूरी करने के लिए 1 चाहिए 8 पूरे करने के लिए। तो क्या होता है, जब किसी एक तत्व को ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और किसी एक तत्व को कम इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो जिस तत्व के पास संयोजी कोष में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन उस तत्व को डोनेट कर देता है, त्याग देता है, जिसके पास अंतिम कक्षा में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो इस स्थिति में क्या होगा, क्योंकि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरे करने के लिए, और सोडियम अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दे क्लोरीन को, तो अब इसके पास से वाला इलेक्ट्रॉन हट जाएगा और अब इसकी अंतिम कक्षा बचेगी जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे और इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। तो कुछ तत्व तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपनी कक्षा पूरी करते हैं, जबकि कुछ तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपनी कक्षा पूरी करते हैं। तो जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है तो क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही थे, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है सोडियम का। तो जब कभी भी किसी भी तत्व पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो हो जाता है रिलीव, माइनस, निगेटिव। और जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो हो जाता है धनी, प्लस। और ये धन और ऋण पार्ट जो होते हैं इन्हें कहते हैं आयन। और ये आयन 2 प्रकार के होते हैं। इनमें से वो वाला आयन जिस पर धनावेश होता है उसे कहते हैं धनायन, और जिस पर माइनस चिन्ह होता है उसे कहते हैं ऋणायन। और ये धनायन और ऋणायन दोनों मिलकर कहलाते हैं आयन। और जब एक धनायन और एक ऋणायन एक दूसरे के पास होते हैं तो इनके बीच होता है आकर्षण, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और आकर्षित करके जुड़ जाते हैं, मतलब NaCl को आकर्षित करेगा और जुड़ जाएगा। ठीक है ना। तो क्या होता है जब धातु की अभिक्रिया धातु से कराते हैं, जब धातु की अभिक्रिया अधातु से कराई जाती है तो एक ऐसा यौगिक बनता है जिसमें इसका एक पार्ट होता है धनायन, एक पार्ट होता है ऋणायन। तो एक ऐसा यौगिक जिसमें धनायन और ऋणायन होते हैं, धनायन और ऋणायन को कहते हैं आयन, और जिस यौगिक में आयन होते हैं उसे कहते हैं आयनिक यौगिक। तो एक आयनिक यौगिक प्राप्त होता है, धातु की अभिक्रिया धातु से कराने पर आयनिक यौगिक प्राप्त होता है। तो जब हम एक धातु की अभिक्रिया धातु से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक प्राप्त होता है। और इस आयनिक यौगिक के जो 2 भाग होते हैं उनको क्या कहते हैं? आयन, जिसमें से एक धनायन और ऋणायन। आयनिक यौगिक में धनायन और ऋणायन, धनायनों और ऋणायनों के बीच वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। मतलब जो ये आयनिक यौगिक होते हैं इनके धनायन और ऋणायन के बीच जो है ना एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे कहते हैं वैद्युत आकर्षण बल, जिसके कारण ये आपस में प्रबलता से जुड़े रहते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल तो ये हो जाएगा, जब हम धातु की अभिक्रिया धातु से कराते हैं तो आयनिक यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब इसका हम एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है Na2O। Na2O इसका एक और एग्जाम्पल है। तो Na2O में 2 सोडियम है और 1 ऑक्सीजन है। सोडियम के पास अंतिम कक्षा में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के पास संयोजी कोष में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6, तो क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 सोडियम मिलकर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं, और हर एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दान करता है, इसलिए उस पर आता है 1+। और एक ऑक्सीजन अकेला 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 6 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास पहले ही थे, 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम के आगे हैं, तो इस पर आ जाता है 2-। कितने सोडियम इलेक्ट्रॉन दान करते हैं? 2 सोडियम। तो 2 सोडियम और एक ऑक्सीजन Na2O, तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं Na2O। इसी तरह से हम इसका एक और एग्जांपल लिख सकते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम Mg के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। O, ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 2 3 4 5 6। मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दान करेगा, तो इससे मैग्नीशियम पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 2 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाएगी 2-, और इससे बन जाएगा MgO। तो जब हम किसी धातु की विक्रिया धातु से कराते हैं तो एक आयनिक यौगिक प्राप्त होता है। ये इसके एग्जांपल्स हैं। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के किसी भी टॉपिक में कहीं भी किसी को कंफ्यूजन रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।